तो विवेक एक्सप्रेस के फर्स्ट पार्ट में आपने समालकोट तक की जर्नी देखी थी और आज मैं आपको उसके आगे की जर्नी दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज इस व्लॉग में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। तो आज की जर्नी समालकोट से आगे न्यू बुंगई गांव तक करने वाले हैं, जिसमें दिन की शुरुआत खूबसूरत चिलिका लेक से होती है। फिर भुवनेश्वर से गुजरते ही विशाल महानदी और भुवनेश्वर राजधानी में मिल जाती है। फिर दोस्त बन चुके को पैसेंजर के साथ हंसते गाते खड़गपुर पहुंच जाते हैं। वहां जनता मील भले ही रास ना आई हो, पर बंगाली रसगुल्ले और गुलाब जामुन दिल जीत जाते हैं। कन्याकुमारी से निकलते ही अब सफर धीरे धीरे पूरा हो रहा था। 3 दिन ट्रेन में गुजारने के बाद एक और दिन खत्म हो रहा था। रात के अंधेरे में फरक्का बैरेज कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा था और मालदा के बाद अगली सुबह फिर से एक नया सफर शुरू हो जाता है। पर पहले आज के सफर का आगाज तो कर लेते हैं। तो आज दिन की शुरुआत सबसे खूबसूरत और बड़ी झील चिलिका से होती है। और मैंने इतना खूबसूरत सूर्योदय इससे पहले कभी नहीं देखा। करीब 1100 किलोमीटर स्क्वायर में फैली चिलिका लेक भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है और साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून भी है। और माइग्रेटरी सीजन में यहाँ करीब 160 से भी ज़्यादा स्पीसीज के बर्ड्स दुनिया के कोने कोने से आते हैं। चिलिका लेक क्रॉस करते ही चिलिका स्टेशन भी आ जाता है और सनराइज चिलिका लेक पे जो हुआ ना, उसके आगे ये सनराइज तो पानी कम लग रहा था, पर दोनों अपनी जगह खूबसूरत थे। पुरी की तरफ से आती हुई ये लाइन बता रही है कि अब हम खुर्दा रोड जंक्शन पहुंचने ही वाले हैं। तो सुबह की शुरुआत तो बहुत ही शानदार हुई, जो हमारी ट्रेन चिलिका लेक क्रॉस कर रही थी। और आज शुरुआत हो चुकी है हमारे इस विवेक एक्सप्रेस में डे 2 की खुर्दा रोड जंक्शन से, और बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं भुवनेश्वर। अगर बात करें खुर्दा रोड की तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है पुरी की तरफ, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि विशाखापट्टनम की तरफ, और सीधा निकल जाएगी भुवनेश्वर की तरफ। तो इसीलिए खुर्दा रोड को जंक्शन बोलते हैं। बाकी यहाँ पहुँचने का सही समय था करीब 6 बजे का, लेकिन ट्रेन अराउंड 40 मिनट लेट यहाँ पहुँची है। और खुर्दा रोड जंक्शन से कुछ ही दूरी पे भुवनेश्वर स्टेशन भी होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यहाँ से। और लीजिए पहुँच ही गए भुवनेश्वर। और हाँ, ये कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है। तो वक्त हो चुका है सुबह के 7:30 बजे का और पहुंच चुके हैं उड़ीसा की राजधानी टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर में। कहते हैं कि एक ज़माने में भुवनेश्वर में करीब 2000 से भी अधिक टेम्पल्स हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ सारे टेम्पल जो है वो नष्ट हो गए। और आज के दिन आपको यहाँ पे सैकड़ों टेम्पल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एक खूबसूरत शहर भुवनेश्वर। और बात मंदिरों की करें तो यहाँ पे त्रिभुवनेश्वर यानी कि भगवान लिंगराज का एक बहुत बड़ा मंदिर है, और देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे उनके दर्शन के लिए। तो भुवनेश्वर जो है वो एक धार्मिक शहर तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत शहर भी है। कितनी अच्छी बात है ना कि आप इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और पूरा ईस्ट कोस्ट को एक्सप्लोर करते हुए चल रहे हो। और सिर्फ ईस्ट कोस्ट ही नहीं, बल्कि हम नॉर्थ ईस्ट को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे हमारी ट्रेन का जो अराइवल था वो करीब 6:50 में था, लेकिन ट्रेन ऑलमोस्ट 40 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है।
तो भुवनेश्वर से निकलते ही महानदी का हिस्सा कुआखाई नदी को हम क्रॉस करते हैं और बैक टू बैक 4 नदियां क्रॉस होने वाली हैं। पर उससे पहले हमारी ट्रेन कटक रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है। तो भुवनेश्वर से निकलने के बाद पहुंच चुके हैं उड़ीसा की कमर्शियल कैपिटल कटक में। और कटक स्टेशन जो है ना मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि स्टेशन के दीवारों पे आपको जो उड़ीसा की जो झांकियाँ हैं ना वो देखने को मिल जाती हैं। उनका कल्चर, ट्रेडिशन, पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती से हर दीवार पे तराशी गई है, बनाई गई है। और चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रही है मुझे, भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी की पेंटिंग जो है वो यहाँ पे की गई है। तो वाकई में जितना खूबसूरत ये शहर है ना उतना ही खूबसूरत ये स्टेशन भी है। और एक और चीज़ है कि जस्ट कटक के बाद आपको विशाल महानदी के दर्शन होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि महानदी अपने उफान पे है या फिर शांत से है। महानदी ईस्ट सेंट्रल इंडिया की एक प्रमुख नदी है जो कि मेनली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्टेट से होकर गुजरती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 900 किलोमीटर है और बारिश के बाद ये नदी बहुत ही उफान पे है। और बहुत देर तक हम महानदी के ऊपर से ऐसे ही गुजरते रहे। मुझे लगा कि अब बस नदी ख़त्म होने वाली है, पर ये ख़त्म नहीं, अभी तो बस शुरुआत थी। और नदी वाकई में बहुत ही चौड़ी है और उस पर बना ब्रिज बहुत ही लंबा था। और आखिरकार महानदी क्रॉस करने के बाद ब्राह्मणी नदी भी आ जाती है। तो एक साथ इतनी सारी नदियाँ आपको इस रूट पे देखने को मिलेगी। तो ये हमारी जर्नी का तीसरा दिन है। हमने परसों अपनी जर्नी जो है वो शुरू की थी और 3 दिन होने के बाद से आपको कपड़े जो है वो चेंज करने ही होते हैं। तो हमने कपड़े जो है वो चेंज कर लिए। तो हमारी जर्नी का ये डे 3 है और बस पहुंचने वाले कुछ देर में खड़गपुर जंक्शन। और बात करें ट्रेन की ना, तो ट्रेन कंटिन्यूसली 110 की रफ्तार में चल रही है यहाँ पे। और यहाँ से ट्रेन जो है मतलब खड़गपुर से दानकुनी के बीच में ट्रेन जो है वो 130 की रफ्तार में चलेगी। बाकी फ़िलहाल ट्रेन की रफ्तार यही रहने वाली है। और जर्नी हमने शुरू की थी तमिलनाडु से, फिर केरला है, उसके बाद से तेलंगाना है, फिर बीच में उड़ीसा आया और अब जाके वेस्ट बंगाल में एंटर हो चुके हैं। तो ये 5वां स्टेट है जिसमें हम अभी घुस चुके हैं और अभी तो और भी स्टेट आने बाकी हैं। बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है अभी। तो दोपहर के करीब 11:40 का वक्त हो चुका है और हमारी ट्रेन बेलदा स्टेशन के पास में आके रुकी है। आगे छाँव में चलते हैं। हाँ यार, धूप बहुत दिखी है यहाँ पे। और यहाँ रुकने का कोई मतलब है क्या? हॉल्ट है क्या इसका? नहीं, हॉल्ट तो नहीं है इसका। फिर पता नहीं ट्रेन क्यों रुकी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्रेनें क्रॉस होने वाली है। मेरे ख्याल से धौली एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस होने वाली है और भुवनेश्वर राजधानी जो है वो भी आ रही है। तो हो सकता है कि दोनों क्रॉसिंग जो देखने को मिल जाए हमें। धौली एक्सप्रेस का अराइवल, धौली का जो अराइवल है वो होने वाला है अभी। जैसे ही वेस्ट बंगाल में आए, गर्मी बहुत ही बढ़ चुकी है। चलिए, अपना तो यहाँ सिग्नल हो गया निकलने का। बाकी मेन चीज़ है राजधानी के साथ क्रॉसिंग लेने का, वो ज़रूर से लेंगे हम। और राजधानी से पहले धौली एक्सप्रेस हमें मिल जाती है और राजधानी भी ठीक इसके पीछे पीछे चल रही होगी। और ये रही हमारी भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस।
रूट में मैंने देखा है कि चावल जो है बहुत खिलाते हैं लोगों को, तो इस रूट में सिर्फ आपको चावल जो है वही खाने को मिलता है। रोटियां तो भूल जाओ आप बिल्कुल, जब तक आप बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करते आपको रोटियां इस रूट पर नहीं मिलने वाली। दाल चावल का टेस्ट भी अच्छा है, बुरा नहीं बोलूँगा इसको मैं। टेस्ट वाइज ओके है। बाकी अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो ना तो कोशिश करना कि बाहर से खाना ऑर्डर करो अगर आप चावल नहीं खाते हो, कि आपको चाहे वो डिनर हो या फिर लंच हो, आपको सिर्फ और सिर्फ चावल मिलने वाला है इस रूट पे। तो कुछ इस तरह से घूम करके हम खड़गपुर स्टेशन पहुंचने वाले हैं। मैंने इतनी सारी जर्नीज़ की है पर पहली बार मैं दिन के उजाले में खड़गपुर रेलवे स्टेशन को देख रहा हूँ। और MS धोनी फिल्म के बाद से तो बहुत ही मन था स्टेशन देखने का, क्योंकि भाई पॉपुलर हो गया था स्टेशन ये, और वाकई में मानो यहाँ से कुछ आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। And it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. खड़गपुर एक कैटेगरी रेलवे स्टेशन है जहाँ 12 प्लेटफॉर्म्स हैं। इसका शॉर्ट कोड है KGP और स्टेशन को 130 साल पहले यानी कि 1898 में शुरू किया गया था। और हावड़ा के बाद SER यानी कि सदर्न ईस्टर्न रेलवे का ये सेकंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। और खड़गपुर में भारत का पहला IIT भी स्थित है। और यहाँ हमने 15 रुपये वाला जनता मील भी ले लिया, बाकी बाद में देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो सामने आप जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, वो इंडिया का 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि खड़गपुर में स्थित है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे नॉर्थ इंडियन फूड जो है वो अब मिलना शुरू हो गया। और खड़गपुर में ये फेमस यहाँ की जनता मील जो कि 15 रुपये की मिलती है, इसमें आपको पूरी और सब्ज़ी जो है वो मिल जाती है। और जो लोग इधर आते हैं ज़रूर से ट्राई करते हैं यहाँ की पूरी सब्ज़ी आपको छोटे से प्लास्टिक में मिल जाती है। और ये मैदे की पूरियाँ जो कि काफ़ी सख्त हैं, ये मिल जाती है। अब पता नहीं ये कितनी हाइजीनिक है क्या है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए टेस्ट करना तो बहुत ज़रूरी बनता है। और ये देखो बिल्कुल आलू जो है वो छिलके वाले आलू है, जैसे घर पे बनती है। सिर्फ पेट भरने के लिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते खाना महंगा, वो लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई टेस्ट नहीं है इसका, कुछ नहीं है, ना ही नमक ठीक से इसमें आपको समझ में आएगा और ना ही मसाले, बिल्कुल सादा खाना है ये। जनता मील का तो नहीं, पर ये 20 रुपये वाला आलू चाप बहुत ही अच्छा था। और इस जर्नी में नदियाँ ही नदियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। और अभी हम रूप नारायण रिवर को क्रॉस करने वाले हैं। और ये किसी तो ट्रेन के साथ बिल्कुल पैरेलल में हम चल रहे थे, पर जब तक हम बाहर निकले ना तब तक ट्रेन पीछे छूट चुकी थी। और चलती ट्रेन से लोग उतरते तो हैं, पर चलती ट्रेन में सामान कुछ इस तरह से लोग चढ़ाते हैं। उधर काई का एक और बता पीछे। और बाद में समझ आता है कि ये जो गुलाब जामुन हम यहाँ पे खा रहे थे, ये ऐसे ही यहाँ बाहर से चढ़ाया गया था। पर जो भी हो, गुलाब जामुन का टेस्ट वैसे अच्छा था, सॉफ्ट है बहुत। और बातों ही बातों में NJP शताब्दी में मैं बिल्कुल पैरेलल में ओवरटेक करके गई। आज का दिन थोड़ा सा खराब चल रहा है। आज बड़ा ही दुख हो रहा है क्योंकि आज दो चीज़ जो है वो हमसे मिस हो गई। एक तो शताब्दी का पैरेलल ओवरटेक, और एक और ट्रेन थी जो बिल्कुल पैरेलल में हमने उसको ओवरटेक किया, तो दोनों चीज़ें मिस हुई आज।
तो दानकुनी पहुंचते पहुंचते हमने करीब 2611 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। ये तीसरे दिन की जर्नी हमारी चल रही है। और अगर बात करें दानकुनी की, तो जो हमारा EDFC है यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसकी शुरुआत यहीं से होती है, जो कि दानकुनी से लुधियाना तक फैली हुई है। और बात करें दानकुनी की, तो यहाँ पे गर्मी जो है ना वो मई जून वाली है, मतलब 35 to 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर भी है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। भाई स्लीपर क्लास का हाल कैसा है? इसमें जगह ही नहीं है, जनरल की तरफ भरा हुआ है। तो दिस इज स्लीपर क्लास। सॉरी भैया, ये जनरल तो नहीं है, स्लीपर है। तो एंड टू एंड पूरा कन्याकुमारी से एर्नाकुलम से नहीं, मतलब इसमें सबका टिकट कंफर्म है कि RSC वाले भी लोग हैं। भीड़ इतनी कहाँ है, कैसे है भैया? RSC वाले लोग भी है ना, RSC। वाकई में बहुत ही हैरान हूँ मैं कि स्लीपर क्लास में इतनी ज़्यादा भीड़ है इस गाड़ी में, और एक तो इतनी गर्मी है। तो मैं सच बोल रहा हूँ, शायद ही मैं ट्रैवल कर पाता इसमें इतनी दूरी तक। और मैंने ऑलरेडी अभी एर्नाकुलम दुरंतो में स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया था, वो गाड़ी फिर भी ठीक थी। लेकिन इस गाड़ी में 75 घंटे इसमें कंटिन्यूस सफ़र करना शायद मेरे बस की बात तो नहीं होती, क्योंकि यार इस गाड़ी में सच में वाकई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और मैं तो हैरान हूँ कि लोग सफ़र कैसे करते होंगे इसमें। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना पूरी बॉटल जो है ना वही खरीद लेते हैं, ताकि बार बार पानी जो है वो खरीदना पड़े हमें। आप सभी लोग लास्ट तक जाओगे ना, पूरा एकदम एंड तक? क्या करें, पूरा बॉटल ले क्या? चलो खरीदना नहीं मेरे से। खरीद दिए? हाँ, दे दी। रेल ज्ञान कोश, ज्ञान कोश नाम से देखो। इसका कॉस्ट कितना है? ये 200 गिन लो यार। ठंडा पानी, ठंडा नहीं है क्या? 180 ठंडा नहीं होगा? नहीं भैया नहीं, अगर रखे होंगे तो दे सकते हैं। पानी बॉटल है, पानी बॉटल दिखाओ। अंकल एक बॉटल, अंकल पानी की बॉटल अंकल। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और सनसेट जो है बस होने वाला है। अगर आपको पता हो तो इस साइड नॉर्थ ईस्ट साइड जो है ना, सनसेट जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं कि सनसेट जो है वो इधर कैसे होता है, कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है। हल्की हल्की धूप अभी भी है। और वैसे अब अंदर बैठ करके थोड़ा बोर हो रहा हूँ, क्योंकि कुछ करने को है नहीं ज़्यादा कुछ। और पिछले 3 दिनों से ट्रेन में बैठे हुए हम लोग। ये है रेल फैन वाली ज़िंदगी, जहाँ हर पल लोग देखते हैं कि कुछ क्रॉसिंग आने वाली है, कोई ट्रेन आने वाली है, ओवरटेक होने वाला है, स्टेशन स्किप होने वाला है। और ये है मेंटोस ज़िंदगी। इनकी बेस्ट ज़िंदगी है भैया। तो करीब 1 घंटे की देरी से हम यहाँ पहुँचे हैं वर्धमान। और बात करें वर्धमान की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो दिल्ली की लाइन है वो हमसे अलग हो जाती है और रामपुर हाट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। बाकी वर्धमान में जो लोग रहते हो वो लोग मुझे ज़रूर से बताओ कि यहाँ का जो सीताभोग मिठाई है वो कितनी फेमस है, कितनी प्रचलित है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तो मैं ज़रूर से नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ट्राई ज़रूर से करूँगा। और इसे देख कर के लग रहा है कि शायद से ये पूर्वा एक्सप्रेस है, पर ये वो नहीं थी। ये है सियालदा अजमेर एक्सप्रेस। और ये हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के ठीक ऊपर से हमारी ट्रेन गुजर रही है। আমি যেন কি বসন্তকালে তোমায় ভুলতে পারিনি। खूबसूरत शाम ढल रही थी और धीरे धीरे हम मंजिल के करीब जा रहे थे, तो मन में कुछ खट्टे मीठे जज्बात उठ रहे थे, बिल्कुल इस झालमुड़ी की तरह। मिठाई वाला और सूरज डूबते ही मैं कुछ देर के लिए सो गया था और जैसे ही नींद खुली
हमारी ट्रेन रामपुर हट रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। तो बात करें रामपुर हट की, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकल जाती है दुमका की तरफ, और फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे न्यू फरक्का होते हुए मालदा टाउन। यहाँ तक की जर्नी तो बहुत ही शानदार रही है। यहाँ तक का रूट जो है वो मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ से बाकी इसके आगे हम मालदा टाउन होते हुए एनजेपी पहुँचेंगे, फिर एनजेपी से एक नया जर्नी जो है वो शुरू होगा। हालांकि एनजेपी जो है वो रात में करीब 12 बजे आएगा, तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये एक हॉल्ट है, इसके बाद से मालदा टाउन जो है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो कितनी अच्छी बात है ना कि इस ट्रेन में हमने बहुत कुछ देखा, नए नए लोगों को देखा, नई नई भाषाएँ देखी, और जैसे जैसे हम हर स्टेट से गुजरे ना वैसे वैसे उस स्टेट का जो खान पान है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जर्नी वाकई में बहुत कुछ सिखाती है आपको, बहुत कुछ दिखाती है आपको। मैं सच में बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इस ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ, जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है। चलिए, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, बस अभी और आगे तक जाना है, और उसके बाद से जो गुवाहाटी डिब्रूगढ़ का सेक्शन है ना वो मेरे लिए बिल्कुल नया होने वाला है। लेकिन वो जो जर्नी है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। इस पार्ट में सिर्फ मालदा टाउन तक की जर्नी जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो शाम के करीब 7:30 बज चुके हैं और ट्रेन पहुंचने वाली है फरक्का। वैसे ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, लेकिन फरक्का बैरेज जो है वो मुझे देखना था, मैंने कभी देखा नहीं। अगर डे लाइट में आता तो बात कुछ और होती, लेकिन कोई बात नहीं। देखते हैं कि रात के वक्त में जो फरक्का बैरेज है वो कैसे दिखती है। मारे कोरी माना जावा मारे भूली अंतरेते आगुन जले घूमे की मारे कोरी माना जावा मारे भूली। तो न्यू फरक्का टाउन को क्रॉस करते ही हम पहुंचने वाले हैं ग्रेट फरक्का बैरेज पे। और वाकई में रात के अंधेरे में ये फरक्का बैरेज जो था ना बहुत ही डरावना लग रहा था। बिल्कुल अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, एक तो ट्रेन चलने से, और साथ ही साथ जो लहरें थी ना, जो पानी की जो आवाज़ आ रही थी वो बहुत ही डरावनी थी। और शायद अगर हम दिन के वक्त में इस बैरेज को क्रॉस करते ना तो ये खूबसूरत दिखता, अच्छा दिखता, लेकिन रात के वक्त में ये वाकई डरावना था। गुल्ले मिल रहे हैं गुड़ वाले यार, चलो यार। तो मालदा पहुंचने का सही वक्त था रात के 8:10 का, और ट्रेन यहाँ करीब 30 मिनट लेट पहुँची है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने अराउंड 3000 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है हमें ट्रैवल करते हुए, और फाइनली पहुँच चुके हैं मालदा टाउन। और मालदा टाउन पहुँचते ही ईस्टर्न रेलवे का होता है एंड, और यहीं से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे भी शुरू हो जाती है। तो अपनी जर्नी जो है धीरे धीरे अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है वो और बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे हम NFR में अब एंटर होने वाले हैं। और फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि आज की व्लॉगिंग को यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं और सीधा मिलते हैं सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन पहुँच रही होगी न्यू बोंगियागांव जंक्शन, क्योंकि वो स्टेशन बहुत ही स्पेशल है। और मैं चाहता हूँ कि वो स्टेशन दिखाने के बाद ही इस पार्ट को एंड करूँ यहाँ पे। तो ये सब देख करके मन तो बहुत था खाने का, पर आज हमने तय किया था कि आज का डिनर जो है वो हम स्किप करने वाले हैं। और अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो हम बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब हैं। और मैं यही सोच रहा था कि NFR देखने का तो बहुत एक्साइटमेंट था, पर ये जर्नी भी अब ख़त्म होने वाली थी।
तो चलिए, मालदा से भी अपना डिपार्चर हो चुका है और अब मैं करता हूँ रेस्ट और सीधा मिलता हूँ सुबह के वक्त में, जब हमारी ट्रेन जो है वो न्यू बोंगईगांव पहुँचने वाली होगी। और वैसे हमने सोचा था कि आज का डिनर जो है वो हम स्किप करेंगे, पर इतना सारा खाना देख करके मतलब हम रेजिस्ट नहीं कर पाए और डिनर जो है वो कर लिया हमने। वाकई खाना बहुत ही अच्छा था। तो सुबह होती है और हम NFR में एंटर कर चुके थे और आज के दिन हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला था। और हाँ, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि अब हमारी ट्रेन जो है वो डीजल इंजन पे चल रही थी, यानी कि डीजल लोकोमोटिव जो है वो हमें खींच रहा था। पूरा वॉशरूम का पानी जो है वो कोस के अंदर आ रहा है। WTG-6G जो कि एक 6000 HP का बहुत ही पावरफुल डीजल लोकोमोटिव है और आजकल आपको ये इंजन जो है वो देश के कोने कोने में देखने को मिल जाता है। और हाँ, फिलहाल तो पहुंच चुके हैं न्यू बोंगईगांव और यहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही दुर्लभ था, लेकिन इस पार्ट में तो नहीं, इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।